यूक्रेन रूस युद्ध में 7 महीने का वक्त बीत चुका है और अब तक इसका खामियाजा यूक्रेन और यूरोप के कुछ देश ही भुगत रहे थे। लेकिन 7 महीने बीतने के बाद अब ऐसे हालात बन गए हैं कि दुनिया भर में इसकी लपटें महसूस की जा रही हैं। बेलारूस की एंट्री इस जंग में पहले ही हो चुकी थी। बेलारूस के बाद ईरान भी लगभग जंग में एंट्री कर चुका है और अब तेजी से ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। कई देश एंट्री के लिए तैयार हैं और कई एंट्री की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग अब वर्ल्ड वॉर के एक्सप्रेसवे पर नजर आ रही है। यूक्रेन की तबाही का ये वो चरण है जहां से महाविनाश की शुरुआत मानी जा सकती है। इस जंग में यूक्रेन के अलावा रूस के टारगेट पर अब तक सिर्फ यूक्रेन के मददगार देश थे, वो भी एक ऐसी स्थिति में जहां रूस उनके खिलाफ सीधे जंग नहीं छेड़ सकता था, किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जहां किसी भी तरह के हथियारों के इस्तेमाल की आशंका को टाला नहीं जा सकता। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आग पूरी दुनिया में फैल गई है? क्या यूक्रेन का युद्ध सीधे अमेरिका बनाम रूस हो गया है, या फिर क्या यूएस रूस ने खेमेबाजी में जंग का फैसला ले लिया है? ये तमाम सवाल वक्त की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हैं उसमें सीधे तौर पर इशारा मिल रहा है कि अब विश्व युद्ध का आरंभ हो सकता है। और इशारा मिला है उन देशों की तरफ से जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध की आग पहुंच गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब रूस और यूक्रेन की जंग में सिर्फ 2 ही देश साक्षात विनाश नहीं देख रहे, न ही ये जंग रूस बनाम यूरोप, अमेरिका और नेटो का कोई अप्रत्यक्ष विस्तार है, बल्कि इस समय यूक्रेन और पश्चिमी रूस में दहक रही बारूदी जमीन की आंच महसूस करने वाले कई देश जंग में एंट्री कर चुके हैं। हालांकि संभव है कि आपको इन देशों का नाम जानकर ज्यादा हैरानी ना हो। बारूदी लपटों को महसूस करने वाले ये देश हैं बेलारूस, ईरान, इजराइल, पोलैंड और नॉर्वे, जिनमें रूस यूक्रेन के अलावा बारूदी ग्राउंड पर ईरान और बेलारूस की प्रत्यक्ष रूप से एंट्री हो गई है। अब इन देशों का रूस यूक्रेन की जंग से क्या है सीधा संबंध, इसे क्रमवार तरीके से समझिए। सबसे पहले इस जंग में सीधी एंट्री लेने वाले ईरान और बेलारूस की भूमिका समझिए, जो स्वाभाविक रूप से पुतिन को ताकतवर बनाने के लिए रूस के पक्ष में है। इस जंग में जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन की मदद की, नाटो देशों ने भी लगातार यूक्रेन को सैन्य हथियार पहुंचाए और रूस को यूक्रेन के अंदर ही रोके रखा। नाटो देश भी सैन्य हथियारों के मामले में यूक्रेन के मददगार साबित हुए। ठीक वैसे ही अब रूस के मददगार साबित हो रहे हैं ईरान और बेलारूस। ये लगातार रूस की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा असरदार हैं। दरअसल पोलैंड के रास्ते जिस तरह यूक्रेन तक अमेरिका और नेटो देशों ने हथियारों की मदद पहुंचाई, जैसे यूरोपियन देशों ने यूक्रेन तक पहुंचने के लिए पश्चिमी छोर से मददगारों को रास्ता दिया, ये मदद उससे बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस पहले ही ताकतवर मुल्क है, वो अपने एक हथियार से महाविनाश ला सकता है। इसलिए इस महाविनाश को टालने में बेलारूस और ईरान ने मदद देनी शुरू कर दी। दरअसल ईरान ने रूस को पहले ही सुसाइडल ड्रोन सप्लाई किए हैं और अब ईरान फिर से शाहिद 136 सुसाइडल ड्रोन्स के साथ अर्श ड्रोन की खेप भेज रहा है। इसके अलावा ईरान घातक मिसाइल्स की भी सप्लाई रूस को कर रहा है। दावे के तहत जुल्फिकार और फतेह मिसाइल की डील ईरान और रूस के बीच हो चुकी है, यानी उन ड्रोन्स की सप्लाई ईरान फिर से रूस को कर रहा है, जिसने यूक्रेनी फोर्स की नाक में दम कर रखा है। हालांकि अभी तक वो संख्या साफ नहीं हुई है जिस पर डील हुई, लेकिन जितनी संख्या में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी सुसाइडल ड्रोन्स को मार गिराया है, उसे देखते हुए लग रहा है कि इस बार ईरानी कामिकाज़े ड्रोन्स की तादाद पिछली खेप से ज्यादा होगी। ठीक ऐसे ही ईरानी मिसाइल्स की संख्या भी मानी जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के रक्षा विभाग से जारी रूस को हुए नुकसानों के आंकड़ों को अगर सही मान लिया जाए तो रूस को मिसाइल्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन हथियारों से रूस की ताकत बढ़ेगी? दरअसल ईरान के एक शहीद 136 ड्रोन की कीमत $20,000 है। ये ड्रोन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके अलावा 40 किलो तक वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। ठीक ऐसे ही ईरान की जुल्फिकार मिसाइल भी 700 किलोमीटर तक तबाही बरपाने में सक्षम है। इसके अलावा मिसाइल सरफेस टू सरफेस अटैक करने की ताकत रखती है।
वही बात फतेह मिसाइल की करें तो ईरान के इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और ये मिसाइल भी सरफेस टू सरफेस दागी जाती है। यानी रूस को अब ना तो यूक्रेन में फाइटर जेट्स भेजने की जरूरत है और ना ही सेना को यूक्रेनी फोर्स के सामने उतारने की जरूरत है। ईरान सीधे तौर पर इस वॉर में इन हथियारों के साथ एंट्री कर रहा है और उसका टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका है। लेकिन जंग में ईरान की एंट्री का एक मतलब यह भी है कि अब इस जंग से इजराइल भी अछूता नहीं है, जिसकी पुष्टि खुद इजरायली मंत्री ने की है। इजराइल के प्रवासी मामलों के मंत्री नचमन शाही ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर रूस को ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिलीवरी करता है तो वो इजराइल को भी यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब साफ है, जंग का ये वो मोड़ है जहां से विश्व युद्ध शुरू होता है। आपने इस जंग में ईरान की एंट्री कैसे हुई ये देखा, लेकिन इसी जंग में बेलारूस की एंट्री कैसे हुई ये देखना अभी आपको बाकी है, क्योंकि इसी एंट्री से पोलैंड और नॉर्वे तक पहुंची इस जंग की लपटें आप महसूस कर पाएंगे। ये तस्वीर बेलारूस की है और यकीन मानिए जो आप देख रहे हैं वही सच है। अब अटैक की दिशा बदल गई है। बेलारूस की हथियारों की ट्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है। जैसे ही पुतिन की तरफ से ऑर्डर जारी होगा, वैसे ही बेलारूस की ये तमाम बारूदी मशीन तबाही मचाएंगी। लेकिन इस तबाही की जद में सिर्फ यूक्रेन नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई लाइन पोलैंड और नेटो की तरफ आकर्षित नॉर्वे भी होगा। इसे दावे के साथ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये तैयारी बेलारूस की नहीं बल्कि रूस की है, जिसका प्रमाण है ताजा तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक 9000 सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं और रशियन सैनिक अब उत्तरी सीमा से अटैक करेंगे। यानी यूक्रेन पर नए सिरे से अटैक करके रूस अब यूरोपियन देशों को सीधी चुनौती देगा। लेकिन कैसे? क्या महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी हो चुकी है? इस सवाल का जवाब है हाँ। अपने अपने खेमे के देशों के साथ जंग में उतरने की तैयारी आखिरी चरण में है, जिसमें एक तरफ नेटो कंट्रीज हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस के साथ बेलारूस, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर यूरोप समेत अमेरिका को टक्कर देंगे, जिसका सीधा मतलब है विश्व युद्ध और महाविनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।